हाँ भाई दोस्तों, राधे राधे। अपना राधे राधे दोस्तों। शिक्षण विधियों की चर्चाएं अपने चल रही थी और शिक्षण विधियों में अपन पढ़ रहे थे रिट वैक्सीन डोज 2 के नाम से, जिसमें अपना ये विक जो स्पेशल है वो था कि प्रश्नों में आने वाली लैंग्वेज के आधार पर प्रश्नों को करना, और उसको लेकर के अपन चल रहे थे और हर रोज कुछ न कुछ नया करने की कोशिश में हम लगे हुए हैं दोस्तों। यकीनन ये सारे वीडियो आपको अच्छे भी लग रहे होंगे, सारी क्लासेस अच्छी लग रही है और लगी रही है, तभी आप लोग हमसे जुड़े हुए हो, और हमसे जुड़े हुए हो तो निश्चित तौर पर आपको सफलता एक दिन बड़े रूप में मिलनी है दोस्तों, वृहद रूप में मिलनी है, ये मान करके चलना है ना। हाँ बिल्कुल लाज, क्योंकि यहाँ पे ना मैंने ये जो फोटो लगाया ना, वे आपके लिए लगाया, आपको उपाधि दी है इसकी। अब जो है ना आप ये बन चुके हो ना। हाँ, कहते हैं नहीं कि किसी का एक बहुत बड़ा दार्शनिक था, उसका शेर है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, वो जितना पीते हैं ना वो दहाड़ते हैं। तो आप लोग भी है ना उतने ही जो है ना दोस्तों क्या हो, अब दहाड़ने लगे हो, धीरे धीरे प्रश्नों के उत्तर सही देने लगे हो ना, तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे सफलताएं आपको प्राप्त होने वाली है दोस्तों, है ना। ये यूँ समझ लीजिए कि आपके प्रतिरूप के रूप में मैंने आज ये लिया है कि आज मैं बच्चों को है ना, बिल्कुल आप शेर हो हमारे लिए, शेरनी हो आप, और बिल्कुल जो तैयारी कर रहे हो बहुत लेवल से कर रहे हो आप, और निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी और मिल के रहेगी, 100% मिल करके रहेगी। उसके पीछे बहुत सारी कारण है, आपकी मेहनत है, हमारी मेहनत है, आपकी दुआ है ना, हमारी दुआएं हैं, हमारी प्रार्थना है, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ में। निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलनी है। कहाँ जाएगी सफलता, है ना, आपसे रूठ करके सफलताएं कहीं नहीं जा सकती, उसको मिलना और मिलना ही मिलना है दोस्तों। 29 नंबर की क्लास आज अपनी चलेगी रिट वैक्सीन डोज 2 के नाम से, यानी कि अपन मान के चलते कि 30 दिन हो गए अपन को रेगुलर डोज 2 चलाते चलाते, लेकिन दुख की बात यह कि 30 दिन में 200 पार नहीं जा रही है संख्या। कहाँ गायब हो गए हैं ये लोग हैं जिनको मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। शुरू में आने वाले कहाँ निकल के चले गए। खैर जहाँ भी गए उनको भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं, है ना, उनको भी जीवन में सफलताएं मिले, हम सबके लिए दुआ करते हैं। सब बच्चे हमारे लिए एक समान है ना, नया कोई कुछ नहीं है दोस्तों। जानकारी के लिए बता दूं कि ऐप के ऊपर मैंने 100% क्लासेस अपलोड कर दी हैं, वीडियो क्लासेस अपलोड कर दी है, ई बुक डाल दी है, और सोमवार से मैं ऐप के ऊपर प्रश्नोत्तरी स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी कराऊंगा, एक टॉपिक से रिलेटेड। मेरा टारगेट है कि मैं कम से कम हर टॉपिक में से इतने प्रश्न करवा दूं कि आपके टॉपिक से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो भी क्या हो जाए दोस्तों, क्लियर हो जाए। तो वो भूतपूर्व की परीक्षा में आए हुए प्रश्न, सीटेट वगैरह से आए हुए प्रश्न, उस टॉपिक से जहां से जो प्रश्न आ सकते हैं उन सारे प्रश्नों का समावेश करके हम सोमवार से है ना ऐप के ऊपर ये क्लासेस और स्टार्ट करने वाले ना। मैं रुकता कभी भी नहीं हूं, ऐसा नहीं है भाई ई नोट्स दे दिए और थोड़े बहुत प्रश्न दे दूं, वीडियो दे रखे हैं और बस बहुत हो गए बच्चे पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं दोस्तों। एग्जाम तक आपको ऐप में कुछ न कुछ हर रोज नया मिलता रहेगा। ये मेरा कारण है ना, मेहनत मेरी रुकती है ना मैं आपको रुकने दूंगा, इतना कंटेंट आपको भर करके दे दूंगा दोस्तों, है ना। ये मान करके चलना कि 199 रुपये आपके दुखेंगे नहीं। जिन बच्चों ने लिया है उनको पता भी है कि कंटेंट किस तरीके से मैं अपलोड कर रहा हूं दोस्तों, है ना। मात्र 1 महीने के अंतर्गत मैंने सारी सब्जेक्ट की शिक्षण विधियां पढ़ा भी दी, सब कुछ अपलोड कर दिया, है ना। ई बुक जो है बच्चों को उपलब्ध करवा दी ताकि आप पढ़ सकते हो। अब संशोधन क्लासेस डालनी है, उसके बाद में आपकी क्लासेस जो है ना एप्लीकेशन के ऊपर प्रश्नोत्तरी सब्जेक्ट वाइज अलग अलग सबकी, पर्यावरण की अलग, गणित की अलग, हिंदी की अलग, संस्कृत की अलग, संस्कृत में प्रश्नोत्तरी में ऐप के ऊपर स्टार्ट करने वाला हूं दोस्तों। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हो तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, जुड़ जाना चाहिए और बिना समय गंवाए हर बार की तरह आज फिर से आपके सामने है। आज का पहला प्रश्न दोस्तों ये रहा कि भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है क्या। प्रश्न है गद्य शिक्षण, सॉरी भाषा शिक्षण नहीं भी, गद्य शिक्षण जो होता है उसका प्रमुख उद्देश्य है ना। शिक्षण के अंतर्गत अपन पढ़ते हैं गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, उसके बाद में अपन व्याकरण शिक्षण, अनुवाद शिक्षण, बहुत सारे शिक्षण अपन पढ़ते हैं अलग अलग। उसमें से एक शिक्षण है गद्य शिक्षण। गद्य शिक्षण का मतलब होता है ऐसा शिक्षण जो छंद रहित हो, जिसको गाने की आवश्यकता न हो, है ना, जिसको बिना गाए ही पढ़ा दिया जाता हो, वो कहलाता है आपका गद्य शिक्षण। तो ये पूछ रहा है भाई गद्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है भाषा का ज्ञान, ग्रहण और अभिव्यक्ति, द्विभाषा ज्ञान या रसानुभूति। तो सबसे पहले तो इस रसानुभूति को काटो, क्योंकि रसानुभूति किसमें होती है, रसानुभूति पद्य शिक्षण का महत्वपूर्ण अंग है, ना कि गद्य शिक्षण का। एक ऑप्शन कम पड़ गया। अब अपन के पास में कितने बचे भाई, 3। द्विभाषा ज्ञान, ग्रहण अभिव्यक्ति या भाषा ज्ञान। तो देखिए द्विभाषा ज्ञान का भी गद्य शिक्षण का रोल नहीं है और भाषा ज्ञान के लिए केवल गद्य शिक्षण स्पेशल नहीं है। ये तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पे कट जाते हैं। यहाँ पे आपका सही उत्तर निकलता है बी वाला, ग्रहण और अभिव्यक्ति। यानी कि भाषा गद्य शिक्षण का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है, एक तो ग्रहण करना,
बालक अधिक से अधिक भाव ग्रहण करने सीख जाएं और अपने भावों को अभिव्यक्त करना सीख जाएं। यही गद्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है, क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन में, सामान्य जीवन में, दैनिक जीवन के अंदर, व्यवहारिक जीवन में सर्वाधिक भाषा के जिस शिक्षण का प्रयोग करता है वो गद्य शिक्षण। हम रोज बोलते भी गद्य हैं, सुनते भी गद्य हैं और समझते भी गद्य हैं। गद्य हमारे लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। तो यहां पे जो आपका उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों, कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला जो है वो दोस्तों उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। ठीक है शेरों, ये लीजिए आपका अगला प्रश्न। लेखन कौशल के विकास के लिए प्राथमिक स्तर पर श्रेष्ठ विधि है। ये पूछ रहा है कि यदि आपको बालकों को लिखना सिखाना है, किसका विकास करना है दोस्तों? लेखन कौशल का विकास करना है, बालकों को लिखना सिखाना है, तो प्राथमिक स्तर पर, छोटे स्तर पर सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी हो सकती है? श्रुतिलेख, जैकपॉट, ट्रैकिंग विधि या पद पद्धति? तो सबसे पहले तो इस पद पद्धति को काटिए दोस्तों, ये लेखन की विधि है ही नहीं है ना। लेखन की बात कर रहा है, पद पद्धति लेखन की विधि नहीं होती है। ट्रैकिंग विधि आपके है ही नहीं है। जैकपॉट और श्रुतिलेख दो रखिए। तो जैकपॉट की बात करें या श्रुतिलेख की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे श्रुतिलेख विधि, श्रुतिलेख तो बड़े बच्चे लिखते हैं जिनको पढ़ना आ जाता है, तब तो वो सुनकर के लिखेगा ना। जब पढ़ना आ ही नहीं रहा है तो सुनकर के कैसे लिखेगा? तो ये पूछ रहा है प्राथमिक स्तर पर, तो श्रुतिलेख भी नहीं होगी। ये तीनों कट गए, बी वाला अपने आप सही निकल गया कि बी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाए। जैकपॉट है ना, जैकापॉट नहीं, जैकपॉट कहते हैं, इस विधि का नाम है जैकपॉट। खंडों के द्वारा इसको सिखाया जाता है ना। खंडशः विधि जो हिंदी में चलती है उसके अनुकरण करती हुई ये एक नवीन विधि है जैकपॉट विधि, जो किसके लिए मानी जाती है? प्राथमिक स्तर पर लेखन कौशल की एक अच्छी विधि के रूप में मानी जाती है, श्रेष्ठ विधि के रूप में मानी जाती है दोस्तों। क्या नाम है उसका? जैकपॉट विधि। और जैकपॉट विधि के जनक की बात करें तो जनक भी इसके स्वयं कौन है दोस्तों? जैकपॉट महोदय ही इसके जनक कहलाएंगे। ये प्राथमिक स्तर पर सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि हो जाएगी। क्लियर दोस्तों? ये लीजिए आपका अगला प्रश्न। लेखन कौशल की विधि नहीं है। क्या पूछ रहा है भाई? इनमें से कौन सी विधि है जो लेखन कौशल की नहीं है? ऑप्शन है आपके सामने पद पद्धति, श्रुतिलेख, अक्षरानुकरण या दृष्ट लेखन विधि। तो किसकी लेखन विधि के बारे में पूछ रहा है दोस्तों? ये लेखन विधि के बारे में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी लेखन विधि नहीं है, यानी कि इसमें से तीन हैं, उनको छांटते। देखिए, दृष्ट लेखन विधि, देख करके लिखना, ये तो हमेशा लेखन की विधि है, ये तो बिल्कुल सही है, ये तो हो ही नहीं सकता है। अक्षरा अनुकरण विधि, अक्षर को देख करके अनुकरण करते हुए लिखना, यह भी लेखन कौशल की विधि है। श्रुतिलेख पद्धति नहीं दोस्तों, पद्धति, श्रुतिलेख पद्धति। तो श्रुतिलेख पद्धति जो है वो भी किसकी है दोस्तों? आपके लेखन कौशल की विधि कहलाएगी, क्योंकि इसके अंतर्गत भी क्या होता है? सुन करके लिखता है बालक। तो ये तीनों की तीनों यदि श्रुतिलेख की विधि हैं तो जाहिर सी बात है कि पद पद्धति ये लेखन की विधि नहीं कहलाएगी दोस्तों। पद पद्धति व्याख्यात्मक विधि है, इसके अंतर्गत नहीं आती है। यहाँ पे ए उत्तर आपका सही हो जाएगा, है ना। तो ये था आपकी, देखो ऐसे ऐसे आप ऑप्शन को काटना भी सीखिए ना साथ साथ में। देखो जरूरी नहीं है कि सर्वे प्रश्नों का उत्तर या सभी प्रश्नों का उत्तर आपको आता हो या कंसेप्ट आपका क्लियर हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। इसलिए कभी भी यदि आप एक ऑप्शन भी काट पा रहे हो ना, देखिए 4 ऑप्शन होते मतलब 25% का भार होता है, ये 100% का भार हो गया। यदि आप इसमें से एक को भी काटते हो तो 3 बचते ना, तो आपका 25% दिमाग खराब करने वाला ऑप्शन तो साइड चला गया। आप 75% भी तो दिमाग लगाना है, तो एक ऑप्शन भी कट रहा है तो उस ऑप्शन को भी काटो, ताकि आपको बचा रहे कि अब 3 में से मुझे आंसर ढूंढना है, क्योंकि वहां पे आंसर लिखना नहीं है, वहां पे क्या है दोस्तों? आंसर समझना है। क्योंकि दोस्तों एक वो था महान दार्शनिक सुकरात, जिसने एक बात कही थी, पता है आपको, कि प्रश्न को समझना ही आधा उत्तर है। क्या बात कही थी उसने? कि प्रश्न को समझ लेना ही आधा उत्तर है। यदि आपको प्रश्न पूरा समझ में आ गया मतलब आपको आधा उत्तर तो आ गया। प्रश्न को समझ लेना ही आधा उत्तर है, यानी कि आधी मेहनत तो आपकी वहीं खत्म हो जाती है जब आप क्या समझ लेते हो? प्रश्न को समझ लेते हो कि प्रश्न क्या कह रहा है, तो आधी मेहनत आपकी वो खत्म कर देता है। 25% मेहनत आपकी ये खत्म कर देता है। कौन सी? ऑप्शन काटने वाली। यदि आप एक ऑप्शन या 2 ऑप्शन भी काटते तो 25% खत्म हो जाती है। देखो 2 में से 1 में तुक्का लगाओगे तो सही लगने की संभावना भी बनती है, चारों के चारों में तुक्के लगाओगे तो संभावना है सही होने की कम बनती है दोस्तों। तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या है, व्याकरण शिक्षण में व्याख्या का अंग नहीं है। ये पूछ रहा है भाई व्याकरण शिक्षण जो करवाई जाती है, व्याकरण शिक्षण में जो व्याख्या की जाती है उसका अंग कौन सा नहीं है? ऑप्शन है आपके सामने, एक है परिचर्चा, एक है चर्चा, एक है उदाहरण और एक है प्रत्युदाहरण। तो यहाँ पे देखो प्रत्युदाहरण तो 100% है, इसको कर देना। और उदाहरण ये भी सही है दोस्तों, चर्चा भी सही है। यहाँ पे परिचर्चा नहीं होगी क्योंकि इसने पूछा कि अंग नहीं है ना, परिचर्चा वाला अंग नहीं होगा।
परिचर्चा, चर्चा वाला तो होगा दोस्तों, चर्चा तो विषय के ऊपर की जाती है ना, परिचर्चाएं व्याकरण के लिए नहीं, ये हिंदी शिक्षण की विधि है जहाँ पे वाद विवाद वगैरह, अभिव्यक्तात्मक कौशल, बोलना जहाँ पे सिखाया जाता है वहां पे परिचर्चाएं की जाती है। चर्चा संबंधी हो सकता है, चर्चा व्याकरण की व्याख्यात्मक विधि आती है, उदाहरण आता है, प्रत्युदाहरण आता है। यहाँ पे जो नहीं आता है वो कौन सा नहीं आता है आपका, परिचर्चा वाला नहीं आता है, परिचर्चा आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, ये देखिए, ये बहुत मस्त प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है दोस्तों। जब किसी ज्ञान को सतत एवं जीवंत पर रखना हो, जब किसी ज्ञान को सतत एवं जीवंत पर रखना हो तो भाषा का कौन सा कौशल लाभकारी होगा। ये पूछ रहा है कि जब किसी ज्ञान को सतत यानी कि निरंतर, जीवंत, लंबे समय तक यदि आपको उस ज्ञान को जीवित रखना है कि लंबे टाइम तक आपको वो सूचनाएं आपके पास में पड़ी रहें, तो भाषा का कौन सा कौशल उसके लिए लाभकारी होगा। प्रश्न इसने पूछा है, प्रथम अभिव्यंजनात्मक कौशल, द्वितीय ग्राह्य कौशल, द्वितीय अभिव्यंजनात्मक कौशल या प्रथम ग्राह्य कौशल। पहले आप इनको समझने की कोशिश करो कि ये प्रथम, द्वितीय अभिव्यंजनात्मक कौशल और ग्राह्य कौशल होते क्या हैं। देखिए इधर दो प्रकार के कौशल होते हैं आपके, एक होते हैं आपके अभिव्यंजनात्मक और एक जो होता है वो होता है आपका ग्राह्य। ये दो प्रकार के कौशल होते हैं। अभिव्यंजनात्मक कौशल का मतलब होता है कि जिसके द्वारा आप भाव ग्रहण करते हो वो अभिव्यंजनात्मक कौशल कहलाता है, और ग्राह्य कौशल का मतलब होता है कि जिसके द्वारा अभिव्यंजनात्मक, ग्राह्य कौशल द्वारा तो भाव ग्रहण करते हो और अभिव्यंजनात्मक का मतलब होता है भाव अभिव्यक्त करते हो, है ना। इसको भावा अभिव्यक्त और इसको भाव ग्रहण कौशल भी कहते हैं। ग्राह्य का मतलब जिससे आप ग्रहण करते हो और अभिव्यक्त का मतलब जिससे आप, अभिव्यंजन का मतलब जिससे आप अभिव्यक्त करते हो। अब जैसे कौशल कौन से दोस्तों, चार कौशल होते हैं, सब पता है आपको। एक होता है आपका श्रवण कौशल, दूसरा होता है आपका मौखिक कौशल, और तीसरा कौन सा हो जाएगा आपका पठन कौशल, और चौथा कौन सा हो जाएगा आपका वाचन कौशल, है ना। ये चार कौशल होते हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है श्रवण कौशल, तो सुन करके तो हम भाव ग्रहण करते हैं, तो श्रवण कौशल किस में चला जाएगा, आपके ग्राह्य कौशल में चला जाएगा। दूसरे नंबर पर आता है आपका मौखिक कौशल। मौखिक कौशल मतलब बोलने वाला कौशल, बोल करके ग्रहण करते हैं या अभिव्यक्त करते हैं, बोल करके भावों को अभिव्यक्त करते हैं, तो मौखिक कौशल जो है ना वो इसमें चला जाएगा। तीसरे नंबर पर आता है पढ़ना, पढ़ करके क्या करते हैं, भाव ग्रहण करते हैं या अभिव्यक्त करते हैं, पढ़ करके भाव ग्रहण करते हैं, तो पठन वापस इसमें चला जाएगा। जबकि लास्ट कौन सा बचा, लिखना, लिख करके हम भावों की क्या करते हैं, अभिव्यक्ति करते हैं, तो लेखन वापस इसमें अभिव्यंजनात्मक में आ जाएगा। ये होते हैं आपके अभिव्यंजनात्मक और ग्राह्य कौशल। अब इन पे नंबर डाल दो, ये पहला अभिव्यंजनात्मक कौशल है, ये दूसरा लेखनात्मक कौशल है, ये पहला ग्राह्यात्मक कौशल है, ये दूसरा ग्राह्यात्मक कौशल है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, अब प्रश्न कह रहा है कि किसी भी ज्ञान को सतत एवं जीवंत, लंबे समय तक किसी भी ज्ञान को यदि जीवित रखना है तो निम्नलिखित में से कौन सा कौशल काम आएगा। आपको पता है कि लंबे समय तक किसी चीज को यदि सुरक्षित रखनी है, क्योंकि इतिहास जो होता है ना सबसे लंबा होता है, उसको सुरक्षित किस में रखा जाता है, लिख करके सुरक्षित रखा जाता है, मतलब लेखन इसमें सही होगा। तो लेखन क्या है, पहली बात तो लेखन एक अभिव्यंजनात्मक कौशल है। दूसरी बात कौन से नंबर का अभिव्यंजनात्मक है, पहले नंबर का तो मौखिक है, दूसरे नंबर का अभिव्यंजनात्मक कौशल है। तो यहां पे देख लो, ये अभिव्यंजनात्मक कौशल, ये प्रथम में ये नहीं होगा, ये द्वितीयक अभिव्यंजनात्मक कौशल, इसमें आपका उत्तर सही हो जाएगा। क्योंकि लिख के द्वारा ही, लिख करके ही आप अपने भावों को, अपने विचारों को लंबे समय तक सतत या जीवंत उन विचारों को रख सकते हो, जीवित उन विचारों को रख सकते हो। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, लेखन वाला उत्तर सही हो जाएगा। सी वाला उत्तर जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको हर बार कहता हूं कि शिक्षण विधियों के अंतर्गत कंसेप्ट मायने रखता है, ना कि रटन, है ना। यहां पे कंसेप्ट, मुख्य विषय वस्तु को समझने की कोशिश कीजिए, उत्तर अपने आप सही निकल जाएगा दोस्तों। ये देखिए, वह कौन सा कौशल है जो बालकों के स्मरण में सर्वाधिक योगदान देता है। यह कह रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा कौशल है जो बालकों के स्मरण में, है ना, जिसमें बालक स्मरण करता है। स्मरण करने का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा याद रह जाए उसको, है ना। तो स्मरण में योगदान देता है, कौन सा कौशल है इन चारों में से जो बालक के श्रवण में सर्वाधिक योगदान है ना। सर्वाधिक का मतलब सबसे अधिक एक ही होगा, सर्वाधिक ऑप्शन आ गया मतलब एक ही इसका उत्तर निकलेगा। अब देखिए, सस्वर वाचन, गंभीर वाचन, द्रुत वाचन या समवेत वाचन। देखिए समवेत वाचन के द्वारा कभी भी, समवेत वाचन के द्वारा कभी भी दोस्तों, है ना, क्या नहीं होता है, ग्रहण नहीं होता है। द्रुत वाचन भी नहीं होगा दोस्तों, तेज गति से पढ़ते हो स्मरण बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों। सस्वर वाचन में भी देखो स्मरण नहीं होता है, वहां पे केवल पढ़ने का लहजा, यति, गति वगैरह सीखी जाती है। तीन ऑप्शन अपने कट जाते हैं, चौथा ऑप्शन अपने आप सही निकल जाता है। गंभीर वाचन, जिसको अपन गहन अध्ययन भी कहते हैं, ये गंभीर वाचन जो है बालकों को स्मरण, है ना, बालकों के स्मरण में, बालकों को याद करवाने में, किसी चीज को लंबे, बहुत अधिक से अधिक यदि आपको कोई चीज याद करनी है तो आपको कौन सा अध्ययन करना चाहिए,
गंभीर अध्ययन करना चाहिए। और गंभीर अध्ययन किसमें होता है? मौन वाचन के अंतर्गत होता है। तो गंभीर मौन वाचन के द्वारा स्मरण अच्छा होता है। यदि आपको भी कोई चीज यदि अच्छी याद करनी है, लंबी याद करनी है, तो गहन यानी गहराई से पढ़ो, डूब करके पढ़ो। और दूसरा कैसे पढ़ो? आप मौन वाचन पढ़ो, है ना, बोल बढ़ाते हुए, बोलते 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 मत पढ़ो, है ना, मन मन में पढ़ा करो, सही होता है दोस्तों, है ना। और इन चीजों का ध्यान रखा करो दोस्तों, है ना। कभी कभी ऑनलाइन क्लास ले रहे हो तब तक ठीक है, जैसे ही ऑनलाइन क्लास पूरी होती है ऑफलाइन पढ़ने बैठते हो ना, मोबाइल को कम से कम अपने से 6 मीटर दूरी पर रखना है। कितनी मीटर दूरी पर रखना है दोस्तों? 6 मीटर दूरी पर रखना है, तब जाकर के आपसे गहन अध्ययन होगा। बाकी मैं जानता हूं, है ना, आप भी सामाजिक प्राणी हो और सभी सामाजिक जरूरतें आपके लिए भी महत्वपूर्ण है, ये सब हमें जानता हूं, ये सब चीज की आवश्यकताएं मैं समझ सकता हूं, लेकिन कुछ समय के लिए ना इनसे विमुख होना ही सबसे बेहतर होगा। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि भाई 2 या 3 महीने दुख देखने के बाद यदि जीवन भर आनंद मिलता है, जीवन भर का सुख मिलता है, तो 2 से 3 महीने दुख देख लेना ही बेहतर है। तो 2 से 3 महीने दुख देखिए और टीचर बनने के बाद में ना वो सारे के सारे आनंद उठाइए जो आपने आपके दिमाग में सोच रखे हैं या जो आप अपने जीवन के अंतर्गत करना चाहते हो, वो सारे काम कीजिए भाई। लेकिन किसके बाद कीजिए भाई? जॉब लगने के बाद, है ना, और वो भी लीगल तरीके से करना, है ना, वरना अनलीगल तरीके से करोगे तो जॉब चली जाएगी आपकी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? गंभीर वाचन जो है वो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। निम्न में से, मजाक कर रहा हूं ना, निम्न में से कौन सा तत्व अभिव्यंजनात्मक प्रवृत्ति का है? अभिव्यंजनात्मक प्रकृति का है। देखिए इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे, श्रवण, उच्चारण, वाचन और उपयुक्त सभी। तो ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना वो किस प्रवृत्ति का है? अभिव्यंजनात्मक प्रवृत्ति का है, जिसके द्वारा आप अभिव्यंजनात्मक भावों को अभिव्यक्त कर रहे हो। तो देखिए यहाँ पे श्रवण तो 100% नहीं होगा। अब श्रवण तो 100% नहीं, इसको काट दो। अब श्रवण 100% नहीं है, मतलब अब तो उपयुक्त सभी भी नहीं होगा, क्योंकि श्रवण अभिव्यंजनात्मक कौशल नहीं है, ग्राह्यात्मक कौशल, इसको काट दिया। अब श्रवण नहीं हो रहा है तो कौन सा नहीं होगा दोस्तों? उपयुक्त भी नहीं होगा। अब आपको क्या आता है दोस्तों? वाचन, और एक कौन सा आता है आपका? उच्चारण, है ना। एक तो कौन सा आता है आपका? वाचन, जिसे आप पठन कहते हो, और दूसरा कौन सा होता है आपका? वाचन। अब देखिए वाचन कौशल जिसे आप पठन कहते हो ना, उसके द्वारा भी आप क्या करते हो? ग्राह्य करते हो। तो श्रवण कौशल या वाचन कौशल ये भी कौन सा कहलाएगा आपका? ग्राह्यात्मक कौशल कहलाएगा। अब लीजिए अंत में कौन सा बच गया आपका? उच्चारण बच गया। बिल्कुल आंख बंद करके उच्चारण को सही कर दो, उच्चारण वाला आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शनों को काटा जाता है। ऑप्शन काटना भी आपको आना। रीट वैक्सीन फर्स्ट में मैंने बहुत सिखाया है आपको, ऑप्शन काट काट करके 2100 प्रश्न करवाने सिखाए हैं, तो सीख गए होंगे। और जिन बच्चों ने नहीं देख रखे ना अभी तक, वो वीडियो यूट्यूब के ऊपर पड़े हैं, है ना, जो अपने आप में एक इतिहास है, उन 2100 प्रश्नों को जाकर के देखिए, आप है ना ऑप्शन काटना सीख जाओगे। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि सर आज मैंने फलाने कोचिंग के ऊपर अपना टेस्ट दिया था, मेरे इतने प्रश्न सही, बस एक ही तरीका आजमाया है, कौन सा? ऑप्शन उड़ाओ और प्रश्न को सही बनाओ। और बच्चे इसमें सफल साबित हुए हैं दोस्तों। आप भी इस चीज को एक बार है ना करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि तैयारी कमजोर करनी चाहिए, तैयारी मजबूत रखो, सारे शस्त्र रखो, है ना, पई दंड सब कुछ चाहिए आपको। युद्ध जीतना है ना, तो साम दाम दंड भेद किसी का भी प्रयोग कभी भी करना पड़ सकता है। तो हर तरीके से आप क्या रहे दोस्तों? सतर्क रहें। तो जहां पे उत्तर सही नहीं आए वहां पे ऑप्शन काटने का जो एक तरीका है वो भी अपने पास में क्या होना चाहिए दोस्तों? मजबूत होना चाहिए। उस चीज का भी अपन को क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो ये भी एक तरीका है प्रश्नों को सही करने का। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। जब एक शिक्षक द्वारा किसी पाठ को स्मरण करवाने का प्रयास किया जाता है तो निश्चित रूप से उपयोगी उपागम है। यह कह रहा है कि जब एक शिक्षक के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? शिक्षक के द्वारा किसके लिए स्मरण करवाने का प्रयास किया जा रहा है। एक टीचर है जो ये कोशिश कर रहा है कि बालक को क्या हो जाए दोस्तों? पाठ याद हो जाए, स्मरण हो जाए, तो याद करवाने की एक टीचर कोशिश कर रहा है, तो निश्चित रूप से उपयोगी उपागम है। इसके लिए इन चारों में से कौन सा उपागम जो है ना सबसे बेहतर रहेगा या उपयोगी रहेगा? इसने ऑप्शन दे रखा है, एक वाचन, एक दे रखा है पर्यवेक्षण, एक दे रखा है द्विभाषी और एक दे रखा है श्रुति लेखन। देखिए स्मरण करवाने के लिए श्रुति लेखन और द्विभाषी को दोनों को काट दो, ये दोनों नहीं है दोस्तों। दोनों के लिए आप किसी भी स्मरण का इनमें कोई रोल है ही नहीं, दोनों ऑप्शन अपने आप कट जाते हैं। अब एक रहता है वाचन और पर्यवेक्षण। अब आप खुद को देखो पर्यवेक्षण के आधार पर केवल निर्देश के द्वारा शिक्षा दी जाती है ना, जबकि ऑप्शन क्या कह रहे हैं कि एक शिक्षक द्वारा पाठ को स्मरण करवाने की कोशिश की जा रही है कि बालक इस पाठ को याद कर ले। लेकिन पर्यवेक्षण में तो निर्देश देकर के जा रहा है, तो कोशिश कहां कर रहा है? जब उसने केवल ऑर्डर दिया और निकल गया, तो यहां पे भी कोशिश नहीं कर रहा था, इसको भी अपन ने उड़ा दिया। तीनों उड़ गए तो ऑटोमेटिक चौथा क्या हो गया दोस्तों? हाँ बिल्कुल, वाचन जो है ना आपका सही हो गया। यदि अध्यापक बालक को स्मरण करवाने की कोशिश कर रहा है, कुछ चीज याद करवाने की कोशिश कर रहा है, तो बार बार क्या कर रहा है? वो उसको वाचन करवा रहा है, बार बार उसको पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ताकि बालक क्या हो जाए? उस चीज को
वाचन कर रहा है या पढ़ रहा है ताकि बालक को ये चीज क्या हो जाए दोस्तों, याद हो जाए। तो यहां पे आपका जो सही उत्तर निकलेगा वो कौन सा निकल जाएगा मेरे दोस्तों, वाचन उत्तर बिल्कुल सही निकल जाएगा, पठन उत्तर सही निकल जाएगा, है ना। ऐसे भी प्रश्न आते हैं, है ना। ये ना वंशानुगत गरीब प्रश्न है, लेकिन इनकी परीक्षाएं, प्रश्न की जो भाषाएं होती है ना वो थोड़ी क्या है दोस्तों, टफ है। तो इन पे भाषाओं के ऊपर पे जाना है दोस्तों। ये कोई है ना, अब देखना कभी कभी कोई चीजें ऐसी होती है ना वंशानुगत, अरे देखो गरीबी का मतलब है ना व्यक्तिगत रूप से मत लेना, मेरा मतलब केवल प्रश्नों की गरीबी सी है कि कितना सिंपल प्रश्न है उसको मैं गरीब प्रश्न कहता हूं, है ना दोस्तों, साधारण को, है ना। बाकी वो उस आर्थिक दृष्टि वाला गरीब नहीं है दोस्तों, है ना। जब एक कोई ऐसी नहीं हो कि भाई यहाँ कल उठ करके गुरुदेव के ऊपर मान आने का केस लगा दिया कि नहीं हमारी मानवीय भावनाओं को गुरुदेव ठेस पहुंचा रहे हैं गरीबी गरीबी बोल करके, है ना। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं दोस्तों। जब एक शिक्षक द्वारा किसी पाठ को स्मरण करवाने का प्रयास किया जा रहा है तो निश्चित रूप से उपयोगी उपगम कौन सा होगा, आपका वाचन जो है ना वो कौन सा होगा दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से प्रश्नों को उड़ाना सीखो, ऑप्शंस को उड़ाना सीखो। जिस बच्चे ने ये टैलेंट सीख लिया ना वस्तुनिष्ठ परीक्षा का, मैं ये मानता हूं दोस्तों, देखिए मैं कभी इस विषय के ऊपर चर्चा करूंगा आपको विस्तृत रूप में, मैं ये मानता हूं पढ़ना बाद में है, तैयारी बाद में करनी है। मैं जब भी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं या किसी भी चीज की पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं कि मुझे क्या करना है, तो मैं हमेशा एक चीज का ध्यान रखता हूं दोस्तों। सबसे पहला काम मेरा क्या रहता है, सबसे पहला काम रहता है कंसेप्ट क्लियर करना। मैं पढ़ता बाद में हूं, पहले जो टॉपिक का नाम है वो नाम क्या कह रहा है, उस नाम का कंसेप्ट मेरे दिमाग से क्लियर होना चाहिए। जैसे ये पर्यवेक्षण है, ये पर्यवेक्षण किसे कहते हैं, ये कंसेप्ट दिमाग खराब होना चाहिए, बिल्कुल सही हो जाना चाहिए, कंसेप्ट पूरा का पूरा सही संप्रति दिमाग के सामने बन जाना चाहिए। फिर मैं अंदर घुसता हूं कि इस पर्यवेक्षण के अंतर्गत क्या है। जब तक पर्यवेक्षण का अर्थ समझ में नहीं आता है तब तक मैं पर्यवेक्षण के अंतर्गत क्या है, इसके सोपान क्या है, गुण क्या है, दोष क्या है, कभी नहीं जाता हूं। और यदि पर्यवेक्षण का यदि आपको अर्थ समझ में आ गया ना तो आपको गुण दोष भी समझ में आ गए, कोई दिक्कत नहीं होगी पर्यवेक्षण के, कोई दिक्कत नहीं होगी, सोपान तक आप पहचान लोगे यदि आपका कंसेप्ट। तो पहला काम जो करना है वो क्या काम करना है, आपको कंसेप्ट क्लियर करते हुए सीखना है। दूसरा, आपको सिलेबस में क्या दे रखा है, कितना लेवल दे रखा है, उस लेवल तक का पढ़ना है। किताबें बहुत कुछ है, ये पर्यवेक्षण विधि 10 मिनट में भी खत्म होती है। इस पर्यवेक्षण विधि के ऊपर आप पीएचडी कर सकते हो, कोई समय, है ना। विधि कभी भी खत्म नहीं होती, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, इसके अनंत है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए मुझे कहां तक पढ़ना है, अपना लेवल क्या है, दो चीजों को ध्यान में रखना है। तीसरा, प्रश्न को समझने की समझ अपने में होनी चाहिए कि प्रश्न को कैसे समझा जाता है। जब तक प्रश्न समझ में नहीं आए तब तक ऑप्शन को टच नहीं करना है। कोशिश जितनी भी मेहनत करनी है वो कहां करनी है, प्रश्न को समझ। इसलिए मैं एक एक प्रश्न को 2-2 बार पढ़ता हूं, पहले प्रश्न समझाता हूं फिर ऑप्शन पढ़ता हूं। पहले प्रश्न समझ में आना चाहिए, फिर आओ ऑप्शन के अंदर। ऑप्शन को अंदर आते ही आपको उत्तर नहीं ढूंढना है, गलत ऑप्शन को काटना है ना। गलत ऑप्शन को उड़ाओ, 3 गलत ऑप्शन उड़ाओ, चौथा अपने आप क्या निकल जाएगा, सही निकल जाएगा। यह वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रश्नों को हल करने का एक विधिवत और एक व्यवहारिक और एक प्रभावी, और मैं तो कहता हूं यह मनोवैज्ञानिक तरीका भी मान सकते हो, इसको मनोवैज्ञानिक तरीका भी कह सकते हो। सही तरीके, क्यों नहीं, गलतियों को दूर करते हुए सही की तरफ बढ़ना, है ना। त्रुटियों को दूर करते हुए, है ना, त्रुटियों को दूर करना। ये त्रुटि है ना, गलत ऑप्शन क्या है, त्रुटि है, इनको दूर कर दो, साथ में सच्चाई अपने आप बाहर आ जाएगी, सही होगा जो अपने आप बाहर निकल जाएगा। ये तरीका है, ये लगाना परीक्षा में काम आएगा आपके। भाषा शिक्षण में जब एक शिक्षक किसी बालक को अन्य भाषा सिखाते समय वस्तु का सहयोग लेता है, क्योंकि इसमें प्रथम भाषा निषेधित होती है। यह प्रश्न क्या पूछ रहा है कि एक कोई भाषा शिक्षण का टीचर है, वो क्या कर रहा है कि भाषा शिक्षा, किसी बालक को भाषा सिखा रहा है, तो सिखाते समय क्या कर रहा है कि किसी वस्तुओं का प्रयोग ले रहा है। जैसे आसपास की कोई चीज है, ये मान लो अंग्रेजी सिखा रहा है, ये सिखा रहा है, बता रहा है कि ये मार्कर है ना, वो वस्तुओं का प्रयोग कर रहा है। तो वो क्यों प्रयोग इसलिए कर रहा है क्योंकि उस भाषा को सिखाते समय प्रथम भाषा निषेधित है, यानी कि बालक को जो पहली भाषा बालक को जो आती है उसका प्रयोग वो नहीं कर पा रहा है। पहली भाषा कौन सी हुई, पहली भाषा मातृभाषा हुई। कौन सी भाषा हुई दोस्तों, मातृभाषा प्रथम भाषा कहलाती है। यथार्थ ये प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि वो भाषा सिखाते समय टीचर इसलिए वस्तुओं का प्रयोग कर रहा है क्योंकि वो मातृभाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। अब देखिए ऑप्शन, प्रत्येक विधि, द्विभाषी विधि, अनुवाद विधि या समवाय विधि। सबसे पहले इस समवाय विधि को काटो और दूसरे नंबर पर अनुवाद विधि को काटो, है ना। अब बचती है द्विभाषी और प्रत्यक्ष विधि। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा था भी ऐसी कौन सी विधि है जिसको पढ़ाते समय उस भाषा, जिस विधि के द्वारा अध्ययन कराते समय उस भाषा को उसी भाषा में सिखाया जाता है, यानी कि APPLE, एप्पल मीन्स एप्पल, एप्पल मीन्स सेब नहीं बताया जाता। ये कौन सी विधि है, ये प्रत्यक्ष विधि है, जिसके अंतर्गत, है ना, किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसी भाषा में सिखाई जाती है। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, प्रत्यक्ष। जोर कहां लगाना है, यहां लगाना है, यहां बिल्कुल, यहां यदि आपने पावर लगा दिया तो यहां लगाने की आपको कोई जरूरी नहीं है ना। सबसे ज्यादा चीज को ध्यान ये रखना भाई, दोनों तरीके से भार बराबर नहीं होते हैं दोस्तों, ध्यान रखना।
मैच जीतने के लिए क्रिकेट का मैच होता है ना, जो भी मैच जीता होगा कभी या तो बॉलिंग अच्छी रही होगी या बैटिंग अच्छी रही होगी, एक तरफा फुल जोर लगाना पड़ेगा तब मैच आपको आपके हाथ में आएगा। वही है यहाँ तो प्रश्नों को समझने में जोर लगाओ या फिर ऑप्शन को सही पकड़ने में। तो मेरे हिसाब से प्रश्नों को समझने में जोर लगाना सबसे आसान काम है। कौन सी विधि भाषा शिक्षण उपागम के रूप में उस कौशल को बढ़ाती है जो एक प्रकार से ग्राही रूप में है? देखिए भाषा, देखिए आप, है ना, ये कह रहा है कि एक कौन सी विधि है जो भाषा शिक्षण के उपागम के रूप में, उपागम का मतलब आप सिंपल सा विधि से निकाल लेना, ये कह रहा है कि कौन सी शिक्षण विधि है जो उस कौशल को बढ़ाती है जो ग्राह्य रूप में। ग्राह्य रूप में कौन कौन से कौशल होते हैं आपके? एक होता है आपका श्रवण और एक होता है आपका पठन। अब दिमाग लगा लो कि इनमें से ऐसी कौन सी विधि है जो श्रवण और पठन कौशल को बढ़ाती है ना, श्रवण और पठन कौशल को बढ़ाती हैं भाई। देखिए सबसे पहले ध्वन्यात्मक विधि को अपन काट देंगे क्योंकि यहाँ पे एक जैसे शब्दों का उच्चारण करना सिखाया जाता है, यहाँ पे इन दोनों का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। व्याकरण अनुवाद विधि में एक भाषा को दूसरे भाषा में ट्रांसलेट करके सिखाया जा रहा है, ये दोनों अपने आप में कट जाएगी। ये कट गई तो उपयुक्त सभी भी नहीं होगा। यहाँ पे उत्तर सही होगा आपका अनुकरण विधि, क्योंकि बालक सुनता भी किससे है दोस्तों? अनुकरण के द्वारा, और लिखता भी किसके द्वारा? अनुकरण के द्वारा। तो श्रवण और पठन को ग्राही रूप में जो विधि लेकर के जाती है वो कौन सी विधि लेकर के जाती है? आपकी अनुकरण विधि लेकर के जाती है। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से वो कौन सी विधि है जिसके द्वारा एक शिक्षक कविता पढ़ाते समय उसके वास्तविक आनंद की अनुभूति कराता है? ये कह रहा है भाई इनमें से ऐसी कौन सी विधि है ना, ऐसी कौन सी विधि है जिसको पढ़ाते समय, कौन आया भाई? कोई गरीब आदमी आया है प्लान में ना। देखिए निम्न में से वो कौन सी विधि है जिसके द्वारा एक शिक्षक पढ़ाते समय उनके वास्तविक आनंद की अनुभूति करवाता है? इनमें से ऐसी कौन सी विधि है जिसको पढ़ाते समय उसको बालक को उस विषय वस्तु की वास्तविक आनंद की अनुभूति करवाता है? भंडारकर विधि, भाषा संसर्ग विधि या व्याकरण अनुवाद विधि? पहले दिमाग ये लगाओ, देखिए व्याकरण अनुवाद विधि और भंडारकर विधि दोनों एक है, तो चार में से दोनों ऑप्शन एक दे रखे, तो ये भी नहीं और ये भी नहीं है, दोनों कट गई। अब चीजें बती है भाषा संसर्ग और उपसंहार विधि। अब भाषा संसर्ग का मतलब क्या होता है? ये तो सिखाते समय व्यवहारिक व्याकरण की ज्ञान दिया जाता है, इसमें तो आनंद की अनुभूति होने से रही, ये अपने आप कट गया, ये कट गया ना, आपको समझ में भी नहीं आ रहा हो ना, तो भी उपसंहार को क्या कर दो? सही कर दो। बिल्कुल उपसंहार सही होगा दोस्तों। उपसंहार का मतलब होता है कि पूरी विषय वस्तु को पढ़ा करके एक साथ वास्तविक आनंद पहले दिया जाता है, फिर उसका अध्ययन कराया जाता है, ये कहलाती है उपसंहार विधि। मतलब एक तरीके से पूरी कहानी का निचोड़ निकाल करके पहले बता दिया जाता है कि इसके अंतर्गत ये हो रहा है, दोनों तरीके से पहले भी बताया जाता है और अंत में भी बताया जाता है, वह कहलाती है आपकी उपसंहार विधि। तो वास्तविक आनंद की जो अनुभूति होती है वो किसमें होती है? उपसंहार विधि के अंतर्गत होती है। ऐसी कोई चीज जो आपने नहीं पढ़ रखी हो आ जाए ना, तो उसको सही करने का एकमात्र तरीका होगा, वह तरीका कौन सा होगा मेरे दोस्तों? ऑप्शन उड़ाओ तरीका। निम्न में से कौन सी प्रादेशिक भाषा नहीं है? प्रादेशिक भाषा का मतलब नहीं पूछा दोस्तों। प्रादेशिक भाषा का मतलब होता है वह भाषा जो प्रदेशीय राज्यकारी कामों में या प्रदेश के शासन व्यवस्था में प्रयोग की जाती हैं। देखिए पंजाबी भी की जाती है, गुजराती भी की जाती है, मलयालम भी की जाती है, राजस्थानी नहीं की जाती है भाई। राजस्थानी भाषा को अभी तक ना बिल्कुल प्रादेशिक भाषा का अधिकार नहीं मिला है। इसके पीछे कारण है दोस्तों क्योंकि राजस्थानी भाषा जो है ना हर क्षेत्र में अलग अलग, मेवाड़ में अलग तो मारवाड़ी में अलग, वागड़ी में अलग तो ढूंढाड़ी में अलग, है ना। सब अपनी अपनी तरफ से अलग अलग तरीके से क्या करते हैं? भाषा का प्रयोग करते हैं। किसी का लहजा बराबर नहीं है, किसी का टोन बराबर नहीं है, कोई विशुद्ध हिंदी बोलते नहीं है ना, कोई समझ में नहीं आ रहा, कोई चाय बोल रहा है, कोई साय बोल रहा है, क्या बोले। अब तो कंफ्यूजन में है कि राजस्थानी भाषा को किस रूप में बढ़ाए ना। अब चाय को साय माने कि साय को साय माने, ये समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए राजस्थानी भाषा को अभी तक स्थान नहीं मिल पा रहा है दोस्तों, लेकिन मिल जाना चाहिए। मिलेगा दोस्तों तो ध्यान रखना भाई, जो मरु भाषा है मारवाड़ के क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है, जोधपुर जैसलमेर साइड में, बाड़मेर साइड में मेन भाषा जो है तो जैसलमेर की आप मान सकते हो। जैसलमेर के आसपास के क्षेत्रों में जो भाषा बोली जाती है उस भाषा के उदय जोधपुर संभाग समझ लो, जोधपुर संभाग के क्षेत्र में जो भाषाएं बोली जाती है उन भाषा को मातृभाषा के रूप में, राजस्थानी भाषा के रूप में दर्जा मिलेगा जब कभी भी मिलेगा तब। दूसरी भाषाओं की संभावनाएं कम है ना। मेवाड़ वागड़ वाले ज्यादा आस मत रखना। देखिए भाषा मनोविज्ञान के अनुसार बालक में भाषा का विकास किस महत्वपूर्ण कारक से होता है? देखिए इस टाइप के 3 प्रश्न अभी तक आए हैं टोटल, तीनों प्रश्नों के उत्तर अलग अलग होंगे, ऑप्शन सेम होंगे दोस्तों। पहले क्या पूछ रहा है? भाषा मनोविज्ञान के अनुसार बालक में भाषा का विकास किस महत्वपूर्ण कारक से होता है।
शब्द क्या लगा दिया इसने, महत्वपूर्ण शब्द लगा दिया। अब देखिए, हालांकि सारे के सारे महत्वपूर्ण है, लेकिन ये कह रहा है कि भाषा मनोविज्ञान के अनुसार बालक भाषा कैसे सीखता है, कौन से कारक से भाषा सर्वाधिक सीखता है। और भाषा की किसकी बात की गई है दोस्तों, भाषा के विकास की बात की गई है। तो भाषा का विकास ना अनुकरण से ना जिज्ञासा से, किससे होता है, अभ्यास से। जितना आप अभ्यास करोगे उतनी ही आपकी भाषा का विकास अच्छा होगा। जो चीज आपको आती है, जब आपको हिंदी आती है, आप जितनी अच्छी हिंदी बोलोगे उतनी ही आपकी भाषा का विकास क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। हाँ, अनुकरण के द्वारा अनुकरण के द्वारा बालक भाषा बोलना सीख सकता है ना, लेकिन विकास भाषा का किससे होगा, अभ्यास के द्वारा ही होगा, है ना। अनुकरण के द्वारा आप गाड़ी चलाना सीख तो सकते हो, लेकिन गाड़ी परफेक्ट तभी चला पाओगे जितना आप उसका क्या करोगे, अभ्यास करोगे। वही सिस्टम यहां पे है। तो भाषा मनोविज्ञान के अनुसार भाषा का विकास का जो महत्वपूर्ण कारक है वो क्या है, विकास की बात आ जाए तो अभ्यास, विकास अभ्यास, विकास अभ्यास। बालक में भाषा का जन्म निम्न में से किस सोपान के द्वारा होता है, निम्न में से किस सोपान के द्वारा होता है। यह आपके सामने कुछ सोपान लिखे हुए हैं। ये कह रहा है कि भाषा का जन्म किससे होता है, मतलब बालक को कब लगता है कि मुझे भाषा बोलनी चाहिए, तब लगता है ना जब रुचि या जिज्ञासा आए। तो भाषा के अंतर्गत अभ्यास अनुकरण नहीं, यहां पे जो उत्तर सही होगा वह कौन सा हो जाएगा, आपका जिज्ञासा वाला उत्तर सही हो जाएगा। कि बालक के अंदर भाषा का जन्म कहां से होता है, जिज्ञासा। जब जैसे बालक के मन में जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है, छोटे बच्चों को देखे ना, आपके घर के अंदर होता है साल 1.5 साल का बच्चा, कुछ भी आवाज नहीं आती है तो भी वो चूं अपनी मर्जी से ना मुंह हिलाते रहता है दिन भर। क्या करता है, जिज्ञासा जग रही है उसके अंदर कि मुझे बोलना सीखना है। तो भाषा का जो जन्म होता है वो किससे होता है, जिज्ञासा से। और जिस व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा नहीं होती ना, वो इंसान जीवित भी मृत के सम्मान है। रीट की परीक्षाएं आप तभी क्लियर कर पाओगे जब आपके मन में क्या हो, जिज्ञासा हो। जब तक जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती है तब तक उस काम को करने की रुचि नहीं आती है, और जब तक किसी काम में करने की इंटरेस्ट नहीं होता है तब तक हम उस काम को कभी मन लगा करके नहीं करते हैं। और जब तक हम किसी काम को मन लगा करके नहीं करते तब तक उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है, और जब तक किसी काम को करने का कॉन्फिडेंस नहीं आता है तब तक वो काम कभी भी श्रेष्ठ नहीं होता, और जब तक वो कोई काम श्रेष्ठ नहीं होता तो उसका परिणाम भी कभी भी श्रेष्ठ नहीं आता है। तो यहां से जिज्ञासा का सबसे बड़ा कोऑर्डिनेशन है। तो सबसे पहले जिज्ञासा उत्पन्न होनी, भूख उत्पन्न होनी चाहिए कि मुझे ये रीट चाहिए। चाहिए तो मतलब चाहिए, हर हाल में चाहिए दोस्तों, ना मांगने से नहीं मिलती है। अब देखिए तीसरा प्रश्न, एक बालक में भाषा उपागम के लिए महत्वपूर्ण है। अब इसने अलग सी बात कर रही है, भाषा विकास की बात नहीं पूछी इसने, कि भाषा उपागम है ना, भाषा विधि। यदि भाषा के द्वारा भाषा उपागम करवा रहे हो बालकों को, भाषा विधि के द्वारा भाषा सिखा रहे हो, तो क्या महत्वपूर्ण होगा, जिज्ञासा, अनुकरण, अभ्यास या तीनों। अब ये तीनों महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों, है ना। भाषा के विकास में महत्वपूर्ण कौन सा है, भाषा के विकास में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है दोस्तों, भाषा के महत्वपूर्ण में विकास में महत्वपूर्ण अभ्यास है। बालक का जन्म जो होता है वो किससे होता है, जिज्ञासा से होता है। और उपागम के लिए महत्वपूर्ण तीनों हैं, जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास, तीनों के तीनों महत्वपूर्ण हैं। यहां पे जो आपका सही उत्तर निकलेगा वो क्या निकल जाएगा दोस्तों, डी वाला उत्तर जो है वो क्या निकल जाएगा, आपका सही निकल जाएगा। तो ये थी आज की अपनी छोटी सी गरीब क्लास, जिसके ऊपर अपन ने, है ना, बहुत ही गरीब या दयनीय स्थिति से तैयारी की है। और ये गरीबी कहीं ना कहीं आपको एक दिन अमीरी में परिवर्तन ला देगी, क्योंकि अमीर बनने के लिए एक बार गरीब का होना जरूरी है। क्योंकि गरीब समझता है कि, है ना, कि गरीबी क्या होती है, गरीबी से कैसे निकला जाए, है ना। इसीलिए ना उनको मेहनत की एक ललक रहती है दोस्तों, है ना। ये पता है ना भाई, मेहनत करने वालों को पता है कि मेहनत क्या होती है। बाकी कामयाबी सबके लिए किस्मत से मिली हुई एक चीज है ना। आप रीट की मेहनत कर रहे हो ना, तब आपको पता है कि कितनी मेहनत करोगे तब जाकर के रीट की नौकरी लगेगी। और नौकरी लगने के बाद केवल आपको ही पता होगा कि ये नौकरी आपको कैसे मिली है। बाकी सब लोगों के लिए तो वो कैसे मिली है, आपको भाग्य से मिली है, किस्मत से मिली है, लक काम कर रहा था जो मिल गई। अरे भाग्य कुछ नहीं होता है दोस्तों, जो होती है, जो मेहनत होती है। इन हाथों में इतना शक्ति है कि पुरुषार्थ के द्वारा, है ना, भाग्य की रेखाएं बदली जा सकती है ना। आपके पास में हाथ के साथ साथ में भगवान ने दिमाग भी दे रखा है, और माँ सरस्वती स्वयं आपके साथ हैं। तो क्यों ना एक बार जोश लगाया जाए, दम लगाया जाए, और इस रीट को क्या किया जाए दोस्तों, अपनी बनाया जाए। तो इससे थोड़ा प्यार करें, थोड़ी मोहब्बत करें, है ना। और अभी तक रीट के साथ में इजहार नहीं किया है तो कर दें, क्योंकि एक बार इजहार करोगे तो रीट को पता चलेगा कि ये भी मुझे लाइक करता है, पसंद करता है। तो वो धीरे धीरे अपना मन बनाएगी आपकी तरफ। तो, है ना, अभी तक किताबें नहीं झटकी हैं तो झटक लें और तैयारी में लग जाएं, क्योंकि आपके पास में ये 2.5 महीने बच्चे हैं ना, वो आपका पूरा जीवन सुखमय और आनंदमय बनाने वाले हैं। इस 2.5 महीने में आपने आलस त्याग लिया, आलस
अपना लिया तो जीवन भर कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। मिलते और लास्ट टाइम, अभी तक यदि आपने 50 अंकों की महत्वपूर्ण तैयारी के लिए यदि हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कन्हैया एजू सेंटर के नाम से ऐप है जो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के आज ही डाउनलोड कर दे दोस्तों, जिसमें आपको वीडियो क्लासेस, ई नोट्स, टेस्ट बैंक और ई बुक के साथ में और कई प्रकार की फैसिलिटीज उपलब्ध होगी। कोर्स की फीस जो रहेगी वो कितनी रहेगी दोस्तों, मात्र 199 ओनली, 199 रुपए ओनली जो है ना आपकी इसकी फीस रहेगी, जिसके अंदर आपको ये सारा कंटेंट दिया जाएगा। 50 नंबर की तैयारी आपकी मजबूत हो सकती है। तो मैं आशा करता हूं कि आप भी इस ऐप को लेंगे और अपने साथियों को भी बताएं कि इस ऐप में बिल्कुल महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपके लिए बहुत बहुत कुछ काम आती है, नाम मात्र की फीस है दोस्तों। मिलते हैं कल अगली बार ऐसे ही कुछ अट्रैक्टिव और नए प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।